हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम यहाँ पर लौटे हैं बहुत ही स्पेशल सेशंस के साथ। प्रीलिम्स पे आप लोगों का साथ आप लोगों ने दिया और हमने काफ़ी कुछ सेशंस वहाँ पर कंप्लीट किए थे। अब बारी है फोर्स की तरफ से आपका मेंस क्लियर कराने की और वही स्ट्रैटेजी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले अगर हम दिमाग में यहाँ पर देखें तो द स्ट्रैटेजी बिलोंग्स टू आंसर राइटिंग, राइट। बहुत बहुत बधाइयाँ, आप लोग सभी प्रीलिम्स को लगभग क्लियर करने के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। दैट इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग इन आवर सक्सेस, राइट। कहा जाता है कि भाई प्रीलिम्स जो है वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर होता है। अगर हम वो थोड़ा सा यहाँ पर संभव कर पाए तो जो आगे की प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें मिलता है। एग्जैक्टली करेक्ट। तो उसी तरीके से अगर आप बॉर्डर पे हैं, कट ऑफ के बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, तो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग कुछ पिछले दिनों से हम कमेंट्स में देख रहे हैं कि भाई आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करें। इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को आज इस लेक्चर के थ्रू, इस लेक्चर के माध्यम से मिलने वाला है, राइट। तो जुड़े रहिए। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं भाई एमपीपीएससी मेंस 2021 की स्ट्रैटेजी से, राइट। देखिए इस समय जो बच्चों का दिमाग है, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं, राइट। सबसे पहले आपके दिमाग में एंजाइटी है भाई कि मेंस कैसे लिखेंगे, कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, कंफ्यूजन्स हैं, राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर अप करें, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। और यही चीज़ हमें क्या करती है, राह भटकाती है, हमें डिफरेंशिएट करती है दूसरे लोगों से जो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। एग्जैक्टली द पॉइंट इज, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से और मेंस के लिए आज ही अपने आप को तैयार करने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सेशन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाई हूं कि ये जितने सवाल आपके दिमाग में हैं उस सब को हम सॉल्व करें। अब कट ऑफ क्या जाएगा, कितना जाएगा, ये सब सोचने की बजाय अपनी स्ट्रैटेजी पर अगर हम फोकस करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, और वहीं आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। देखिए जब भी हम मेंस की बात करें तो मेंस में सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है, राइट। सिलेबस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू राइट एनीथिंग और व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर आंसर राइटिंग, राइट। तो उसी चीज को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई सिलेबस रटा जाए, ठीक है। सिलेबस इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कितनी यूनिट है, कितने पार्ट्स हैं, कितने आपके एग्जाम के पेपर हैं। एक बार डिस्कस करते चलते हैं। हालांकि जिन लोगों ने प्रीलिम्स निकाल लिया है उन्हें अगर मेंस के बारे में सिलेबस नहीं पता तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर 1। कितने टोटल पेपर होते हैं आपके भाई, तो आपके 6 टोटल पेपर होते हैं जिसमें हम शुरुआत करेंगे पेपर 1 से। पेपर 1 को उन्होंने फिर से डिमार्केट कर कर 2 भागों में बांट दिया। एक आपका होता है पार्ट ए, राइट, और दूसरा आपका होता है पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो भाई पार्ट ए में 5 यूनिट्स हैं, ठीक। पार्ट बी की बात करें तो इसमें 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पार्ट ए से, जो पूरी तरीके से आपका कवर करता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद इट्स कल्चर। किसके साथ भाई, कल्चर के साथ, ट्रेवल टूरिज्म के कंसेप्ट, राइट, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री, डायनेस्टीज ऑफ एमपी, ये सारी चीजें पार्ट ए में आपके कवर अप होंगी, राइट। चलिए पार्ट बी पे आते हैं भाई। तो पार्ट बी किसको कवर करता है, पार्ट बी कवर करता है ज्योग्राफी वाले टॉपिक को। इसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी रहेगा, इसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर होगा। यही आपका पेपर 1 होता है कंप्लीट, ठीक। कितने मार्क्स का है भाई पेपर 1, 300 मार्क्स का आपका पेपर 1 रहेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे भाई। पेपर 2 पे आइए। अब जब पेपर 2 पे आएंगे तो पेपर 2 को भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक आपका है पार्ट ए और दूसरा आपका है पार्ट बी। पार्ट ए के अंतर्गत आप क्या कंप्लीट करेंगे, यू विल कंप्लीट योर पॉलिटी या संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक। पार्ट बी में आएंगे तो इकोनॉमिक्स आ रही है, ठीक। इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम इसमें कंप्लीट करेंगे सोशियोलॉजी को। किसको कंप्लीट कर रहे हैं भाई? इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं। ये फर्दर कितने नंबर का है? ये फर्दर आपका 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। कई सारे लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को इसको डिस्कस किया होगा, लेकिन क्योंकि हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं तो हमें सिलेबस तो पता हो, टाइम पीरियड तो पता हो कि हमें कितने टाइम में अपना क्या कवर करना है, मेंस कवर करना है। आगे बढ़ते हैं आपके पेपर 3 के पास। लास्ट वाला अगर आप लोगों ने मेंस देखा हो, राइट, 2020 का जो मेंस अभी हुआ था फिलहाल में, सब लोगों का एनालिसिस है कि भाई पेपर 3 हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ा। क्यों पड़ा भाई? क्योंकि यहां पर आता है आपका साइंस। चलो साइंस तो ठीक था, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। क्या है? टेक्नोलॉजी में काफी सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। इसमें आपके मैथ्स आ रहा है, राइट, अर्थ क्रस्ट वाला टॉपिक आ रहा है, ठीक, यहाँ पर आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक आ रहा है। तो दिस साइंस एंड टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर 3। ये भी कितने नंबर का है आपका? ये भी 300 नंबर का है, ठीक है। अब इन 3 पेपर में आपके सेम फॉर्मेट चलते हैं, यूनिट 10 300 नंबर के पेपर चलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पेपर कौन सा है भाई आपका? नेक्स्ट पेपर है आपका पेपर 4। पेपर 4 में क्या कंसेप्ट आ रहे हैं ये ध्यान दीजिए। फिलॉसफी, ठीक, फिलॉसफी के बाद आप देखें तो साइकोलॉजी। इस तरीके के टॉपिक आपके पेपर 4 में कवर होंगे, यानी कि एथिक्स पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर आपका होता है पेपर 4 कंप्लीट, जो कितने नंबर का होता है भाई? 200 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 4 हो गया, अब हम आते हैं पेपर 5 की तरफ। पेपर 5 में क्या है? पेपर 5 में हम कवर करेंगे हिंदी और इसकी व्याकरण, ठीक। फॉर्मेट बदल जाता है। पेपर 5 हो गया 200 नंबर का। कितने मार्क्स का पेपर 5 है? 200 मार्क्स का आपका पेपर 5 है, ठीक है। और सबसे आखिरी में आपका आता है पेपर 6, ठीक। पेपर 6 में क्या आएगा भाई? ऐसे लिखना होगा जो हमें हिंदी में लिखना है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बिल्कुल प्रिपेयर रहें, क्योंकि हिंदी में ऐसे लिखना है भाई आपको, ठीक है। तो हिंदी का ये जो ऐसे वाला टॉपिक है ये आपका 100 नंबर ले जाता है, ठीक। कितने नंबर ले गया? 100 नंबर हो गया। पूरा मेंस टोटल कितने नंबर का हो जाता है? 1400 मार्क्स का। तो क्या टारगेट बना के चलना है? 1400 नंबर टारगेट बना के चलना है। और ये आपका होता है ब्रॉड वे में सिलेबस। अब जब हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए लेक्चर्स बनेंगे यहाँ पर। 3 मार्कर के लिए स्पेशल लेक्चर, 5 मार्कर के लिए, 11 मार्कर के लिए, और इसी सिलेबस को हमें उन 3 मार्कर्स यानी कि एग्जाम फॉर्मेट के हिसाब से कवर अप करना है, ठीक। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद हम लाएंगे अपने दिमाग में दूसरा सवाल। पहला सवाल तो यही बनता है भाई कि क्या सिलेबस इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेबस को समझें, फिर एग्जाम देने बैठो। अगली बात आती है कि हमारे एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, ठीक। क्या है क्वेश्चन अगला दिमाग में कि भाई फॉर्मेट क्या है एग्जाम का? तो अगर आप एग्जाम के फॉर्मेट की बात करें, पहला फॉर्मेट है आपका 3 मार्कर्स क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं हमारे एग्जाम के, राइट। ये जो 3 मार्कर क्वेश्चन है, इससे बड़ा घबराया जाता है लोगों को, क्योंकि क्या हुआ? टर्मिनोलॉजी आ गई। कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया गया, अब शब्द का मतलब पता है तो ही कहानी क्लियर है, नहीं पता है तो दिक्कत शुरू, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी हम 3 मार्कर में लिख नहीं सकते, ठीक है। देखिए अभी तक क्या हुआ था कि सभी लोग सलाह देते थे, जो पुराना पैटर्न था हमारे एग्जाम का, लिख के आओ, कुछ भी लिख कर आओ, थोड़ा सा पेज भरो, कॉपी भारी होनी चाहिए। अब ये नहीं चलेगा। कारण क्या है? यूपीएससी का फॉर्मेट अपनाते हुए, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 3 मार्कर में आया है वेद। क्या आया है भाई? वेद। इस वेद को लिखने के लिए आपके पास कितने शब्द होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ड्स होने चाहिए। ओनली एंड ओनली 10 वर्ड्स यू नीड टू राइट। अब आप सोचोगे मैम 10 शब्द में लिखना तो बड़ी दिक्कत की बात है, कैसे लिखेंगे?
10, 12, 15 जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है हमें। कारण क्या है, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वेद के बाद उन्होंने आपको लाइन दे दी कि भैया यहीं तक कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, ठीक, जितना छोटा हो सके उतना हम लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई वेद्स आर ओल्डेस्ट टेस्टिमनी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इट इज अर्लीएस्ट रिटर्न एविडेंस, है ना, जिसे हम डेसिफर कर पाए, ये भी लिखना है भाई, जिसे हम पढ़ पाए, क्योंकि अर्लीएस्ट रिटर्न तो और भी थे पहले। आखिरी में लिखेंगे कि दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक, चारों के नाम लिखें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही थी कि किस तरीके से हमें 3 मार्कर को कंप्लीट करना है, और यही तो सीखने के लिए लेक्चर्स बनाए जाएंगे। तो पहला आपका फॉर्मेट में हो गया 3 मार्कर के क्वेश्चंस, जो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं ये हमने देखे। ठीक है, चलिए अब अगले पे आते हैं, दैट इज 5 मार्कर्स। अगला क्या है भाई, 5 मार्कर्स क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, 5 मार्कर्स के लिए इन्होंने कितनी वर्ड लिमिट दी है, तो भाई 50 शब्दों की इनकी वर्ड लिमिट यहां पर 5 मार्कर्स में आती है। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई अब 5 मार्कर्स कैसे करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको बना कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लिखना है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 मार्कर। अब बचपन से हमें क्या सिखाया जा रहा है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पहले क्या लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है। अब हमें उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए चलना है, क्योंकि 5 मार्कर यानी कि लगभग आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, अब 5 मार्कर लिखने, 5 नंबर लेने हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर जरूरत पड़ रही है, जरूरत पड़ने पर इंट्रो सिर्फ 1 से 2 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन आप नहीं इंक्रीज करेंगे, इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। तो 1 से 2 लाइन का इंट्रो लिखें, सीधे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, खत्म करो कहानी। ठीक है, क्या क्या है 5 कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर देखें अगर तो अर्बन स्टेट, ठीक है, उसकी इकोनॉमी लिख दो भाई, ग्रिड पैटर्न के बारे में लिख दो, ठीक, सीवेज के बारे में लिख दिया जाए। इस तरीके से हम अपने 5 मार्कर को कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। 5 मार्कर में फ्लो चार्ट, समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आंसर राइटिंग के हिस्से का। डायग्राम, क्या मैम बना सकते हैं, यही आता है हमारे दिमाग में कि फ्लो चार्ट और डायग्राम का उपयोग किया जाए, बिल्कुल किया जाए। फ्लो चार्ट और डायग्राम से अगर आपकी स्पेस बच रही है और आप एग्जामिनर को कहानी समझा पा रहे हैं तो बिल्कुल इसका उपयोग करें। ठीक, अब फिर क्वेश्चन पूछें कि भाई 3 मार्कर में इनका क्यों नहीं कहा मैम आपने। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। लोगों की आदत होती है, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं वेद, लोगों की आदत होती है कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाने की कि 4 वेद होते हैं। अब 3 मार्कर में अगर आप इस तरीके के फ्लो चार्ट बनाने लग गए तो जगह कहां से बचेगी। तो मेरा पर्सनल ये आप लोगों को गाइडेंस है कि ये जो फ्लो चार्ट डायग्राम वाली जो कारस्तानी है, राइट, ये आप 5 और 11 में करें, भरपूर जगह हमें मिलेगी उसके लिए। लेकिन 3 मार्कर में ऐसी कोई छेड़ या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए जिससे हमारा रिस्पॉन्स नेगेटिव में जाए। ठीक है, तो we will definitely do the diagrams and use of flow charts in 5 marker and that is very important। अगर कहीं पे आपको एमपी की ज्योग्राफी आई है तो आई वुड सजेस्ट फटाफट से एमपी का एक मैप बनाएं। ठीक, कहीं पर भी भारत के बारे में पूछा गया कि भाई भारत में कोल रिजर्व्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरा रिस्पॉन्स ये रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके इंडिया का मैप बनाएं और बता दो कि यहाँ यहाँ कोल रिजर्व्स हैं, छोटी जगह में, है ना, बहुत ज्यादा ये नहीं कि पूरा पेज का डायग्राम बना दिया। तो इस तरीके से आप 5 मार्कर्स करेंगे।
अब हम आते हैं अगले फॉर्मेट पे, दैट इज 11 मार्कर्स। अगला आपका क्या फॉर्मेट आ रहा है भाई? 11 मार्कर्स द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल आता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, 11 मार्कर से लिखना शुरू करते हैं, है ना, कि यार बड़े क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं पहले बड़े क्वेश्चन कवर अप कर लेते हैं। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखिए, आप 11 मार्कर से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, पहले तो आपका टाइम जा रहा है, ठीक बात थी, फिर भी आपने 11 मार्कर लिखे तो आप सोच रहे हैं हमने तो 11 नंबर का कंप्लीट कर लिया, ऐसे हमें 4 5 3 मार्कर लिखने पड़ते हैं। तो भाई आप 11 मार्कर में कितना ही कुछ कर ले, आपको 8-9 नंबर से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, ये तो मैंने बहुत मैक्सिमम बता दिए, है ना। अब 8-9 नंबर से ज्यादा मिल नहीं रहा, ठीक, तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट जो उन्होंने पैटर्न दिया है ना, 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर, फिर 11 मार्कर, उसी में करें, क्योंकि जब हम फ्रेशली लिखना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत क्लियर, क्रिस्टल, बिना घबराए, बिना एंजाइटी के रहता है, और इसी वजह से हम 3 मार्कर बेहतरीन लिखेंगे। और जब 3 मार्कर बेहतरीन लिखेंगे तो आंसर आपके जो मार्क्स हैं वो भी बेहतरीन आएंगे, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन 3 मार्कर इनडायरेक्टली, राइट। तो गो फॉर इट इन द लास्ट, बिकॉज इट इज नॉट द एक्सपेरिमेंटल फेज, यू आर इन द मेंस। कहाँ हैं आप? मेंस में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 11 मार्कर आई वुड सजेस्ट गो इन द लास्ट। दूसरी चीज यहां पर आती है यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, एग्जैक्टली करना है, यूज ऑफ डाइग्राम्स एग्जैक्टली करना है, पूरी तरीके से यूज करें। एक भी शब्द ऐसा लग रहा है कि भैया ये डायग्राम की डिमांड करता है, डायग्राम की डिमांड करें। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई किसी चीज की, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर आपका 11 मार्कर आया है, तो फटाक से कैरेक्टरिस्टिक करके 5 ऐसे लिख देंगे, जगह बचेगी, ठीक है। तो फ्लो चार्ट का उपयोग बिल्कुल आप लोगों को करना है, ये हमारा 11 मार्कर का फॉर्मेट है। अब 11 मार्कर के लिए एक स्पेशल चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट? ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में बनता है कि मैम कैसे एनालाइज करें हमारा आंसर बेहतरीन है या नहीं। तो टू मेक योर आंसर इफेक्टिव, right, to make your answer effective, I would suggest ask WH questions to your answer। अब भाई ये क्या था, WH questions कैसे पूछे हम अपने आंसर से? देखिए जब भी आप 11 मार्कर लिखने की शुरुआत करें, ठीक है, क्या करेंगे, जब भी आप 11 मार्कर लिखने की शुरुआत करें तो शुरुआत से पहले अपने ही क्वेश्चन से या अपने ही आंसर से खुद प्रश्न करें। कैसे प्रश्न करने हैं? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ठीक है। अगर कुछ भी पूछा गया, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया है 11 मार्कर में जिसमें आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बताने में, तो अपना आंसर अगर WH क्वेश्चंस को पूरा कर रहा है यानी कि आपका आंसर परफेक्ट है। व्हाट डज इट मीन? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने में प्रोसीजर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को करने से फायदे क्या होंगे। आई बात समझ? तो जब भी हमारा 11 मार्कर हमारे सारे WH क्वेश्चंस को आंसर करेगा तो यानी कि कुछ बचा ही नहीं है भाई, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका 11 मार्कर यहाँ पर बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हमने बात कर ली 3, 5 और 11 मार्कर के क्वेश्चन की, सिलेबस की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इज आंसर में राइटिंग इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला बेहतरीन सवाल जो सबके दिमाग में आता है, क्योंकि अगर हम देखें तो सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या मैम राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में? तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई आंसर का कंटेंट होना चाहिए, राइटिंग से क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एटलीस्ट इतनी राइटिंग हो कि आपका जो एग्जामिनर है वो समझ पाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। पॉइंट है, ठीक है। तो एग्जामिनर के लिए राइटिंग थोड़ी सी क्लियर करें। अगर अभी भी आपकी राइटिंग इतनी नहीं है कि कोई समझ नहीं पा रहा, आपको समझ में आ रहा है बस, तो काम नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और एक ही एक सल्यूशन है, दैट इज राइट
मोर। जितना आप लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग यहां पर सुधरेगी। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि ये आप लोगों का क्लियर हो चुका हो। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, है ना, यही सवाल आता है, मैम आंसर राइटिंग की शुरुआत क्या करें। ढेरों टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू हो चुकी है, मेंस के डेली टेस्ट चल रहे हैं 45 मिनट्स के, 1 घंटे के, संडे टू संडे स्पेशल एफएलटीज आप लोगों के चल रहे हैं, है ना। तो भाई क्या आंसर राइटिंग शुरू करें। देखिए, अब जो समय आ चुका है, इनिशियली इसी समय आंसर राइटिंग शुरू की जाएगी। हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि अभी तो हमने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, तो लिखें कैसे। कई बात ये लोग सोचते हैं कि कंटेंट ही नहीं है तो लिखे, कहते कंटेंट के पीछे मत भागो, लिखने की कोशिश करो। जब तक हाथ नहीं चलाओगे, जब तक नहीं कुछ समझ में आएगा, लिखो जितना ज्यादा हो सके, जितना आता है, जो पढ़ा। आज दिन भर में आपने अगर कुछ पढ़ा है, तो अगर आप मेंस में पहुंच चुके हैं तो अपने आप से सवाल तो बना सकते हैं, क्वेश्चंस हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के फॉर्मेट में लिखना शुरू करें। टेस्ट सीरीज की रही बात, बिल्कुल ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय बर्बाद नहीं हो रहा, अपने आप का एनालिसिस हो रहा है, बैठ के लिखो, वरना उस दिन मेंस में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, तो भाई इनिशियली, इमीडिएटली शुरू कर दें आंसर राइटिंग लिखना। ठीक है, ये हमारा अगली एडवाइस थी। एक लास्ट चीज से मैं अपने लेक्चर को सम अप करूंगी कि भैया नाउ व्हाट टू डू। इतना तो मैडम ने बता दिया, नाउ व्हाट टू डू, क्या करें अब, किस तरीके से इन सारी चीजों को सॉल्व करें। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको याद रखो और शुरू हो जाओ। और बाकी फोर्स एकेडमी ने तो आपके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी शुरू कर दी है। द थिंग्स टू रिमेंबर इंक्लूड्स, राइट। सबसे पहले जब आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू करें, द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इज वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट क्या होती है भाई, शब्द सीमा, है ना। 10 वर्ड्स, 50 वर्ड और 200 वर्ड, इसको दिमाग में बिठा के अपनी आंसर राइटिंग को शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि हमें तो आता था लेकिन टाइम कम पड़ गया। यही कहते हैं हम मेंस लिख के आते हैं बाहर, टाइम कम पड़ गया। तो ये टाइम कैसे नहीं कम पड़ेगा, ओनली सोल्यूशन इज प्रैक्टिस। जब भी आप आंसर लिखने बैठते हैं, इवेल्युएट करो कि भैया 3 नंबर का आंसर हमारा कितने मिनट में होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर कितने मिनट में होना चाहिए, 11 नंबर कितने मिनट में होने चाहिए। ये जब आपने इवेल्युएट कर लिया, उतना टाइम लेके अपनी स्टॉप वॉच को पकड़कर शुरू हो जाओ और उसी से काम चलो। ठीक। तीसरी चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। शब्दों को पढ़कर अपने मन से कहानी बनाना अब बंद। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है और कोई कहानी उसमें मन से नहीं जोड़ना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथी चीज मैं आपको बता दूं, साइन। अब साइन क्या है भाई, अलग अलग प्रकार के हम साइन यूज करते हैं, लिखते टाइम आदत हो गई, ऐसे बना दिया, यही कर रहे हैं कहानी, ऐसे बना दिया। तो भाई इतने ज्यादा साइन यूज हमें नहीं करने। दूसरी चीज शॉर्टकट्स, है ना। क्या अगर आप स्पीड में आदत हो गई है कि प्रेसिडेंट ऐसे लिख दिया, नहीं भाई, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिग्नेचर और इसके साथ साथ शॉर्टकट्स का उपयोग करना थोड़ा सा कम करें। ठीक है, और चीज जो ध्यान में रखनी है, 5th पॉइंट पर ध्यान दें, योर राइटिंग। एज आई सेड, यस, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनर। राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स योर कॉपी मोर अट्रैक्टिव। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से राइटिंग पर निर्भर हो, पर भाई आपको कॉपी में कहाँ, कैसा, कितना लिखना है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है। 6th चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है फ्लो चार्ट्स और आपका डायग्राम्स। क्या ध्यान रखेंगे, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूज ऑफ पेन। ठीक, अब ये यूज ऑफ पेन की क्या कहानी है भाई, जब हम मेंस लिखते हैं
3 घंटे में हमें इतना कंटेंट लिखना है, इतने आंसर्स लिखने हैं, स्पीड मेंटेन करनी है, तो कौन सा पेन हम यूज़ करें ये हम आखिरी सांस पे बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे, राइट। लेट अस डू वन थिंग, हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का पेन यूज़ करके देखें जो हमारे हाथ में जम रहा है, जो स्लिप नहीं हो रहा, जो मोटा नहीं लग रहा, जो पतला नहीं लग रहा, जिसकी निब अच्छी है, जो इंक नहीं छोड़ रहे। इस सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाओ, उस पेन से ही प्रैक्टिस करो, उसी पेन से एग्जाम में लिखने जाना। और जब एग्जाम में लिखने जाओगे तो कोई नया पेन यूज़ नहीं करना, ठीक, उसको थोड़ा सा चला के अगर आप लोग यूज करेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड दीज आर द थिंग्स यू रीड टू रिमेंबर बिफोर यू आर गिविंग योर एग्जाम, ठीक है। अपना एग्जाम देने से पहले ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लें, तभी काम चलेगा। अब लास्ट चीज यहां पर आ रही है कि फोर्स एमपीपीएससी चैनल पर आपको मेंस में क्या फायदे मिलने वाले हैं फ्रॉम माय लेक्चर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग ऑन दिस फोर्स एमपीपीएससी चैनल, ठीक। यहाँ पर आपके लिए 3 मार्कर्स, 11 मार्कर्स और आखिरी में आपके 5 मार्कर्स, इन तीनों के लिए सेपरेट लेक्चर्स बनाए जाएंगे। क्या किया जाएगा भाई? सेपरेट लेक्चर्स बनाए जाएंगे। 10 से 15 मिनट की रोज एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपको ये तीनों स्ट्रैटेजिकली मिलेंगे, ठीक। लगभग 3 मार्कर्स को हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। एक 11 मार्कर को हम रोज प्रैक्टिस करेंगे और 5 मार्कर को हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कब से शुरू हो रहा है? बिल्कुल अभी से शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत कर रही हूं 3 मार्कर से और 11 मार्कर से। 3 मार्कर्स में आपका एक लेक्चर आने वाला है यूनिट 1 का। यूनिट 1 में क्या भाई? ठीक, कौन से पेपर का यूनिट 1? तो पेपर 1 का यूनिट 1, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? इतिहास पढ़ेंगे फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी। यही है आपके सिलेबस का पहली यूनिट। क्या करेंगे? यूनिट 1 आईवीसी से लेकर 10th सेंचुरी तक के जितने 3 मार्कर्स बन सकते हैं, जितने आंसर्स बन सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि भाई लिखना क्या है। अगले पे आइए। अगला यहाँ पर एक लेक्चर आपका शुरू होने वाला है जिसमें हम यूनिट 5 करेंगे। किसकी? पेपर 1 की, ठीक। यूनिट 5 में क्या है? डायनेस्टीज। क्या है यूनिट 5 में? डायनेस्टीज। किसकी? मध्य प्रदेश की राजवंश। डिफिकल्ट लगता है ना थोड़ा सा, हम भूल जाते हैं, गोंड, बघेल, बुंदेल, इतने सारे रूलर्स, इतनी सारी कहानियां। तो वो 3 मार्कर के फॉर्मेट में ही क्यों ना याद करें, 5 मार्कर के फॉर्मेट में क्यों ना याद करें, ऐसे हम कवर करेंगे। और एक स्पेशल लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगी जो कि स्पेशली 11 मार्कर्स के लिए रहेगा। अच्छा, अब 11 मार्कर्स से क्या फायदा है कि इससे आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, right? It would help you to complete one single topic thereby. Okay? So this was the strategy we have planned to do, right? इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताकर इस सेशन को एंड करूंगी। स्टेप्स टू डू, है ना। अब आपको कौन से कदम अपने मेंस की तैयारी के लिए उठाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला कदम आप लोग उठाएं PYQs। आज ही जाओ, कॉपी मिलती है एक, वहां पर सारे PYQs अनसॉल्व्ड आपको मिलेंगे। देखो, सॉल्व लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं बता सकता हमको कि भैया क्या फॉर्मेट आयोग ने यहाँ पर डिसाइड किया है पिछली बार, ठीक है। तो आप अनसॉल्व PYQs निकालो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। दूसरी प्रैक्टिस आप क्या करेंगे? डेली आंसर राइटिंग, ठीक है। रोज बैठो, कम से कम 5 3 मार्कर्स, 2 5 मार्कर, 1 11 मार्कर लिखो, जो भी दिन में पढ़ा है उसके लिए। तीसरी चीज, डेली आंसर राइटिंग करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज और लगा लें, मदद हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। इट विल बी हेल्पफुल टू इवैल्यूएट। चौथी चीज, स्टार्ट कलेक्टिंग योर कंटेंट, ठीक है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब आपका पेपर आए तो आपके पास 6 कॉपियां होनी चाहिए कि भाई ये पेपर 1 की कॉपी है, इसको उठा लो, पढ़ लो, खत्म,
ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी। नोट्स खूब है हमारे मार्केट में, उसको कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, आखिरी टाइम पर किताबें ढूंढने की गलती ना करें, ठीक है। टू मेक योर कंटेंट स्मॉल, इफेक्टिव एज वेल एज यहां पर इफेक्टिव बनाने की उसकी कोशिश करें। तो दीज आर माई सजेशंस फॉर यू एज वेल एज माई प्रिपरेशन फॉर मेकिंग योर मेन्स इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ फोर्स एमपीपीएससी चैनल, ठीक। एक आखिरी काम आप लोगों को जो करता है वो है फोर्स के साथ जुड़े रहना है, ताकि आपके आंसर्स इवेल्युएट भी हो पाए, इसके साथ साथ इसे हम पूरी तरीके से कवर कर पाए, ठीक। तो जुड़े रहिएगा फोर्स एमपीपीएससी के साथ, मेरी क्लासेस के साथ। इसी तरीके से हम मेंस की स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करते चलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। अंकित, अंकित